कहानी की शुरुआत में ही हमें इसके मेन प्रोटैगनिस्ट से मिलाया जाता है, जो कि क्लास 7th में पढ़ता है। और जो ही उसकी आंख खुली तो वो पाता है कि वो टाइम में पीछे आ गया है। ये नहीं बताया गया कि वो टाइम में पीछे कैसे आया, मगर उसको इस बात से दिक्कत थी कि अगर उसको रीइंकार्नेट होकर टाइम में पीछे ही आना था तो वो तब उस टाइम में क्यों नहीं आया जब उसका एडमिशन कॉलेज में हो चुका था। चलो अब इस दुनिया के बारे में जानते हैं कि इसमें डंजन्स के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं तो वो इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है और उनके अगेंस्ट लड़ने में इंसानों ने कुछ भी प्रिपेयर नहीं करा था। आम वेपन्स तो उन पर इस्तेमाल करना फजूल ही था और बाकी मांगस की तरह कोई टावर कोई सिस्टम विस्टम इनको नहीं दिया गया है। तो इस सिनेरियो में इंसान क्या करते हैं कि डंजन के अंदर जो मॉन्स्टर्स रहते हैं उनमें से किसी एक को मारकर इन्होंने उनका ब्लड सैंपल लिया और उसी से ही खुद के लिए अपना एक सिस्टम बनाया। एक इंजेक्शन के थ्रू उनका डीएनए इंसानों में ट्रांसफर किया जाता है और एक रैंडमाइज सिलेक्शन के बाद सिस्टम अवेकनिंग होती है और होस्ट अपने टाइप को चुनता है कि कौन से मॉन्स्टर की पावर कौन से इंसान के साथ ज्यादा कंपैटिबल है। साइंटिस्ट के इस खोज के बाद जितने भी लोग थे, जितने भी पावर्स थी, वो एकदम से ऑपोजिट हो गई। लोगों ने आर्मी ज्वाइन करने के बजाय इस पावर को ऑब्टेन करना चाहा और जितने भी बिजनेसमैन थे उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बजाय इन सप्लीमेंट्स को बनाने में इन्वेस्ट करा। पूरी की पूरी दुनिया इन सप्लीमेंट्स के अराउंड ही इर्द गिर्द घूम रही थी और पूरी जीपीटी इन सप्लीमेंट्स पर ही निर्भर पूरी तरह से हो गई, क्योंकि अब सिर्फ सिस्टम के लोग ही इस दुनिया पर राज करते हैं। तो बच्चा बच्चा अब एक कल्टीवेटर बनना चाहता है और सिस्टम को ऑब्टेन करना चाहता है। मगर जितना ये सुनने में आसान होता है उतना ये मुश्किल, क्योंकि इंजेक्शन के बाद ये पूरी आपकी किस्मत और बॉडी पर डिपेंड करता है कि तुम अवेकनर बन सकते हो या नहीं, जो कि हर कोई नहीं हो सकता। और एक सिस्टम की दुनिया में एक आम वर्कर बनना ये तो कोई भी नहीं चाहेगा। तो ज्यादा पॉसिबिलिटीज के लिए गवर्नमेंट्स ने स्कूल बनाए और बच्चों को ट्रेन करना शुरू कर दिया। और उन्हीं स्कूलों में से एक स्कूल में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट जिसका नाम काइजर है तो वही पढ़ता है। हमारा काइजर बाकी मांगस के हीरो से अलग नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी लोग उसे तंग करते हैं, क्योंकि काइजर में अवेकनर बनने के गुण बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। और तो आज दोबारा वो एक रीइंकार्नेट होकर आया है, वो भी उसी दिन पर जब वो एक अवेकनर बना था। मगर इस बारी क्या होगा तो वो तो इसे खुद भी नहीं पता। वक्त गुजरता गया और टीचर आते हुए बोले, क्या तुम सब लोग तैयार हो, क्योंकि अरीना में जाने के बाद तुमको इंजेक्शंस लगाए जाएंगे। जिन्होंने अवेकनर बनने के लिए पूरी मेहनत की उनके साथ मेरी शुभकामनाएं, लेकिन जिन्होंने नहीं किया तो उनके साथ भी मेरी शुभकामनाएं, लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम लोग फेल ही हो जाओ। इनडायरेक्टली ये हमारे काइजर को ही टारगेट कर रहे थे, वो भी उसको ये समझाने के लिए कि वो पहले क्विट ही क्यों नहीं कर लेता। मगर काइजर ने तो पहले ही ये ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन किसी से पीछे नहीं आना और इन कमीने लोगों को वो उनकी औकात दिखा देगा कि वो किसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। देखते ही देखते इंजेक्शन हॉल पर हमारा सीन गया, जहाँ लगभग सारे स्टूडेंट्स इस बात को लेकर क्यूरियस थे कि उनको आखिर किस मॉन्स्टर्स की पावर मिलेंगी। अभी कुछ सेकंड्स के बाद वहाँ पर टीचर भी आ जाते हैं, जिनके पास अपने बैग में मॉन्स्टर सिरम्स मौजूद थे। वो काइंडली सारे स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं कि सिरम्स के इंजेक्ट होने के बाद वो पावर को एक्सेप्ट कर ले और ज्यादा वो स्टूडेंट्स को घबराने से मना करते हैं। और ज्यादा भगदड़ ना मचे तो टीचर कहने लगे कि जिसका नाम वो लेंगे तो सिर्फ वही लोग आएंगे और उनको ही इंजेक्शन लगाया जाएगा। देखते ही देखते जितने भी स्टूडेंट्स थे तो उनको इंजेक्शन लगा दिया गया और अब आखिर में रहता है हमारा काइजर, जिसको इंजेक्शन जब लगाया गया तो उसकी आंखें चमकने लगी, मगर बाद में उसको कुछ भी फील नहीं हुआ, जो कि टीचर देखकर दंग रह गए कि आखिर ये रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। तो काइजर कहने लगा कि कहीं टीचर ने उसे फेक इंजेक्शन तो नहीं लगाया। तो पीछे से वही लड़की आती है जो कि क्लास में उसे तंग कर रही थी कि काइजर इतना वीक है कि सिरम के मॉन्स्टर्स भी उन्हें अपनी पावर नहीं देना चाहते, तो इससे अच्छा वो एक आम वर्कर बन के पूरे जिंदगी अपना काम करके मर क्यों नहीं जाता। यही उसको ज्यादा शोभा देता है और एक सिरम उसकी वजह से वेस्ट हो चुका है। मगर काइजर अपने मन ही मन कहता है, इसका तो मुंह तोड़ने का मेरा मन करता है, मगर अगर ऐसा मैं करता हूँ तो विक्टिम कार्ड खेलकर मुझे ही जेल में डाल देगी। कि तभी अपने बॉडी के अंदर वो इमेंस पावर को फील करने लगा और वो उस लड़की को वार्निंग देता है कि वो दूर चली जाए, वो फटने वाला है। मगर उस बेवकूफ लड़की को ये लग रहा था कि ये जस्ट प्रिटेंड कर रहा है, क्योंकि ये किसी तरह से भी एक अवेकनर बनना चाहता है। तो जब उस लड़की ने ठान लिया कि वो जाएगी नहीं तो नुकसान उसे खुद ही उठाना पड़ा, क्योंकि उसके अगले सेकंड ही काइजर की बॉडी से एक इमेंस ऑरा निकलने लगा, जो कि मॉन्स्टर्स के किंग यानी कि गॉडजिला की पावर थी। और वो गॉडजिला की पावर के साथ अवेकनर बन चुका है। मगर लॉटरी में उसे दो चीजें मिली हैं, एक गॉडजिला की पावर और दूसरा उसे एक ऐसा सिस्टम
सिस्टम मिला है जिसमें वो अनलिमिटेड मॉन्स्टर्स की पावर को सेव कर सकता है। हालांकि सिर्फ एक इंसान एक मॉन्स्टर की पावर को सेव करता है, ये लातादाद चाहे जितने भी मॉन्स्टर हो उनकी पावर ये खुद के अंदर स्टोर कर सकता है। उस हाल में बाकी जितने भी लोग थे जिनको अच्छे अच्छे और पावरफुल मॉन्स्टर्स ने एक्सेप्ट कर लिया था, तो उनके भी रोंगटे खड़े हो गए कि ये आखिर किस तरह की ऑरा है। और अवेकनिंग के पहले स्थान पर ही वो 3% गॉडजिला की पावर को यूज कर सकता है, और जो वो सिस्टम उसे मिला है तो वो ए रैंक का है। बात समझने में काइजर को देर नहीं लगी कि उसको तो एक गोल्डन एग मिल चुका है, आसान अल्फाजों में एक खजाना। और बाकी स्टूडेंट्स जितने भी हाल में थे तो उनको यकीन नहीं आ रहा था कि ये ऑरा उनको काइजर से ही फील हो रहा है, जो कि कुछ देर पहले कुछ भी नहीं था। और अब उसकी ऑरा को फील करने के बाद सारे झुक गए, जैसे कि सामने से वाकई में एक गॉडजिला आ रहा हो। काइजर इस चीज को अप्रिशिएट नहीं करता कि सारे लोग उसके सामने झुक रहे हैं, लेकिन अपने मन ही मन वो कह रहा था, देखा भाई का रोला सारे लोगों को झुकने पर मजबूर कर दिया। मगर खैर ये तो बस शुरुआत है। इंजेक्शन लेने के बाद दूसरा प्रोसेस शुरू होता है, जो कि होता है डिटेक्शन प्रोसेस। डिटेक्शन की मशीन जिसमें उन मॉन्स्टर का पता चलता है कि कौन सी पावर किस टाइप के मॉन्स्टर से तुम्हें दी गई है, और जितना स्ट्रॉन्गर मॉन्स्टर होगा तो उतना ही रैंक उस बंदे का ज्यादा होगा। जैसे कि एक बंदे को बग टाइप मॉन्स्टर की पावर मिल चुकी थी, और अगली और क्लास का टॉपर जिसका नाम लियो था तो उसको ड्रैगन की पावर। सब लोगों को लग रहा था कि लियो ही इस साल का वो गोल्डन अवेकनर होगा, मगर ये बात सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही टिक रही थी, क्योंकि जब उन्होंने अगले प्लेयर को देखा तो वो रेबेका थी, और रेबेका को जिस मॉन्स्टर ने चुना था तो वो उस ड्रैगन से भी ज्यादा पावरफुल था। और ऊपर से जिस फैमिली से वो रिलेटेड है, तो सब लोग ये कह रहे थे कि अपने मॉन्स्टर्स के पावर के बिना भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। और इस सारे नजारे को काइजर पीछे से देख रहा था। सारी चीजें कॉमन थी, लेकिन एक बात अलग थी कि पता नहीं कि कुछ लोगों के पास स्टेज 3 और स्टेज 4 के प्लेयर की नोटिफिकेशन उसे दिखाई दे रही है, लेकिन अगर वो अपनी बात करे तो उसे एक हाईली क्लासिफाइड ए क्लास का अवेकनर करार दिया है, वो भी अपने सिस्टम ने ही, जो कि बाकी लोगों को दिखाई नहीं दे रहा। यही उसे कंफ्यूज कर रही थी कि उसकी बारी आ जाती है। और मानो या ना मानो, लेकिन पावर इस दुनिया में वाकई मायने रखती है, और ये बात उस दिन काइजर को पता चल चुकी थी, जब उसने देखा कि कुछ देर पहले ये उसे कुत्ते की नजरों से भी नहीं देख रहे थे, और अब इनकी आंखों की रोशनी को देखकर साफ साफ ये पता चल रहा है कि फ्यूचर में ये काइजर के साथ फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं। कुछ लड़कियों ने ये भी सोच लिया था कि वो तो इसे प्रपोज ही कर देंगी, मगर जब वो डिटेक्शन मशीन में गया और सब लोगों की उम्मीदें और कुछ लोगों की नजरें उस पर ही थी, तो उन सब पर पानी फिर गया, क्योंकि सिस्टम ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाया कि इसको किस टाइप मॉन्स्टर ने चुना है। और ठप एकदम से दोबारा से वही माहौल हुआ। सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। एक ने तो ये भी बोला कि शायद वो जो बर्स्ट ऑफ एनर्जी थी वो भी इंजेक्शन हाल में, तो वो उसकी पावर उसके पाद में निकल गई। मगर अपना काइजर जो ही डिटेक्शन मशीन से बाहर निकला तो उसे अब जाकर अपने टेम्पलेट की समझ में आ गई कि इसका नाम इन्फिनिट मॉन्स्टर टेम्पलेट क्यों रखा है, क्योंकि वो हर एक मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब कर सकता है, तो मशीन उसे डिटेक्ट क्यों ही करेगी। इसका मतलब उसका रैंक एक जगह पर वो टिक नहीं सकता, वो ग्रो करता ही जाएगा जितनी देर और जितना टाइम वो मॉन्स्टर्स की पावर को एब्जॉर्ब करता रहेगा। ये जानने के बाद वो बिल्कुल एक गॉडजिला की स्माइल को लेकर हंसता है, और मानो वो हीरो से ज्यादा एक विलन लग रहा था जब वो स्माइल करता है, क्योंकि होगी भी उसे खुशी, क्योंकि वो किंग ऑफ मॉन्स्टर्स जो है और गॉडजिला ने उसको चुना है, वो भी अपने एक कैंडिडेट की तौर पर, तो खुशी तो उसे होनी ही थी। उसी दिन के शाम पर काइजर टीचर के पास जाता है और वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे घर में पढ़ना है, क्योंकि वो अपने एग्जाम के लिए तैयारी करना चाहता है और यहाँ पर स्कूल में उससे पढ़ाई नहीं होगी। एक किस्म से वो एक प्राइवेट स्टूडेंट बनना चाहता है जो कि बस एग्जाम देने के लिए ही आएगा, बाकी उसके स्कूल में कोई भी काम नहीं रहेगा। मगर जैसे कि काइजर के रिकॉर्ड्स हैं तो टीचर को लगता नहीं कि वो घर में भी पढ़ पाएगा। मगर जब काइजर ने अपनी आंखों की चमक दिखाई, यानी कि सिंसियरिटी, वो भी अपने टीचर को ही पागल बनाने के लिए कि वो घर जाकर ही पढ़ेगा, तो टीचर मान जाता है जस्ट बिकॉज काइजर मैनिपुलेट करने में इतना अच्छा है कि उसकी आंखें चमकने लगी, बिल्कुल एक दूध पीते बच्चे की तरह जिसको झूठ बोलना तो कतई भी नहीं आता, और जो चीज काइजर करने के लिए आया था तो वो उसमें सक्षम हो जाता है। मतलब कि टीचर को उसने अपने झांसे में फंसा लिया है। टीचर इजाजत दे भी देते हैं और वो कहते हैं कि चलो अगर तुम फेल भी हो जाते हो तो नेक्स्ट ईयर जो कि तुम रिपीट करोगे तो वो तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, क्योंकि काइजर को खुद भी ये पता
है कि अगर उसे वॉरियर बनना है तो पहला स्टेप उसे कॉलेज में एंटर करना होगा। तो अगर वो वाकई में इस चीज के लिए तैयारी नहीं करेगा तो वो खुद को ही धोखा दे रहा है। एंड देन अगले सीन में हम देखते हैं काइजर को, जो कि खुद को स्ट्रॉन्ग करने के लिए निकल पड़ा। उसके पास टोटल 2 ऑप्शंस हैं जिसमें वो खुद को स्ट्रॉन्ग कर सकता है और अपनी कंपैटिबिलिटी जो है वो भी टेम्पलेट के साथ वो बढ़ा सकता है। जिसमें से पहला वो मेहनत, वो भी खूब मेहनत करके बिल्कुल गधों की तरह वो अपने टेम्पलेट के साथ कंपैटिबिलिटी बढ़ा सकता है। और दूसरा जो कि और किसी के पास नहीं बल्कि सिर्फ उसके पास ही है कि वो एनहांसमेंट सीरम को, जो कि उसको टीचर की तरफ से पहले इंजेक्ट की गई थी, वो बाय करके उसे एब्जॉर्ब कर ले। एक में बहुत ज्यादा मेहनत करनी है और दूसरे में बहुत ज्यादा पैसा लगाना है। अगर वो दोनों में से एक को चूज करेगा तो वो पैसे लगानों का ही है। फर्क नहीं पड़ता कि जितना भी लगता है, बस उसे मेहनत नहीं करनी और जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनना है। जो ही वो मार्केट में एंटर करता है तो उसके अलावा वो बहुत सारे इंसानों की मॉन्स्ट्रस ऑरा को फील करने लगता है, जो कि वो गॉडजिला से मिली हुई पावर जिसका नाम मैग्नेटिक फील्ड है उसकी मदद से। और ये तो नॉर्मल है कि सीरम लेने के बाद जो बीस्टली पावर होती है उसको सरप्रेस करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जब तक कोई इंसान ट्रेनिंग नहीं करता तो ऑरा को सरप्रेस कर पाना मुश्किल ही रहता है। सेम हमारे काइजर पर भी लागू होता है, जो कि बीस्टली ऑरा को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, मगर उसकी वजह ये भी थी कि खुद को मॉन्स्टर किंग बुलाकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था कि तभी कंधे पर उसके पीछे से कोई हाथ रखता है। वो एक हॉट लड़की थी जिसका नाम लिली था और कंधे पर हाथ रखने की वजह ये थी कि वो अपनी बीस्टली पावर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और थोड़े वक्त तक लिली को सब कुछ बातें बताने के बाद उसे पता चल जाता है कि ऑरा को वो इसलिए कंट्रोल नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो अभी अभी एक अवेकनर बना है। मगर जब लिली ने यहाँ पर आने की वजह पूछी तो काइजर वो सब कुछ बता देता है जो कि वो यहाँ पर करने के लिए आया था। मगर की जगह इतनी बड़ी है कि वो डायरेक्शन पूछता है और साथ में उस सिरम के कॉस्ट को भी पूछता है कि वो कितनी महंगी हो सकती है। तो मालूम होता है कि जो काइजर का अभी का लेवल है तो उसके लिए जिस सिरम का लिली उसको बताती है वो तकरीबन 4 लाख येन पर ही उसे मिल सकता है। इससे काइजर दंग रह गया क्योंकि जितना उसके पास पैसा है तो वो सिर्फ एक को ही खरीद सकता है क्योंकि उसके पास टोटल 6 लाख येन है। मगर जब आसपास सस्ती सिरम के बारे में जब उसने पूछा वो अवेलेबल नहीं थे क्योंकि ये कोई मजाक नहीं है, सिरम्स कॉस्टली ही होते हैं। और अब जबकि काइजर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या कर सकता है तो लिली उसको अपना कार्ड दे देती है जिससे उसको डेफिनेटली बहुत सारा डिस्काउंट मिलेगा। और कार्ड से हमें ये भी पता चलता है कि लिली एक 4th रैंक की मार्शल आर्टिस्ट है। पता नहीं उसने मदद क्यों करी, लेकिन काइजर कहता है कि वो इस एहसान का बदला जरूर चुकाएगा। और लिली को बाय बाय बोलकर और लिली ये समझकर कि अगर किस्मत हुई तो वो उस कार्ड को जरूर लौटाएगा, तो दोनों अपना अपना रास्ता पकड़ लेते हैं। और बहुत सारी शॉपिंग करने के बाद वो रात को अपने घर तक पहुंच आता है और हम देख पाते हैं कि काइजर इवॉल्व करने के प्रोसेस के बीच में ही था और अब उसकी कंपैटिबिलिटी जो थी वो 3 से 4 हो जाती है। हर एक सिरम एक एक बार लेने के बाद उसका इवॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, मगर जितना जल्दी उसने इवॉल्व करा तो आम अवेकनर को 3 साल टोटल लग जाते हैं। अगर वो काइजर की तरह इवॉल्व होता है तो खुशी उसके चेहरे पर साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो भी इस बात को लेकर कि हो सकता है कि वो इस एंट्रेंस एग्जाम में टॉप भी कर सकता है अगर वो इसी तरह ही लगा रहा। वो चीटिंग नहीं कर रहा, वो मेहनत के बजाय अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है। और अब और पैसा कलेक्ट करने के लिए वो डंजन्स में जाएगा और वहाँ पर मॉन्स्टर्स के कोर को स्टोर करने के बाद वो दुकान में उसे बेचेगा ताकि वो और सिरम्स ले पाए। डंजन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ई रैंक से लेकर एस रैंक्स तक होती है, जिस तरह के बाकी मांगास में हम देखते आ रहे हैं। जितना डंजन्स का रैंक होगा तो उसके अंदर उतने ही खतरनाक मॉन्स्टर्स होंगे और सिर्फ हाई क्लासिफाइड रैंकर्स ही बड़े बड़े डंजन्स में जा सकते हैं। और अभी के लिए फिलहाल तो काइजर खुद भी एक स्टूडेंट है, वो फुली ग्रोन रैंकर नहीं बना, इस वजह से वो सबसे लोवेस्ट में ही जा सकता है। बाद में जब वो उस लोकेशन पर पहुंचता है जहां उसका लोवेस्ट डंजन लोकेटेड था और फोन के थ्रू उसने बुकिंग करी हुई थी, तो पहुंचते ही उसे मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है क्योंकि ये सबसे लोवेस्ट रैंक का डंजन जो है। बुकिंग करने के बाद जब वो डंजन में इंटर करता है तो राइज ऑफ द न्यू बीस्ट किंग का नाम लेकर वो अंदर चेकआउट करने लगता है। और जितना उसने अपने किताबों में सुना था और टीचर से भी सुना था तो ये डंजन्स अंदर से उतने ही ज्यादा खूबसूरत होते हैं। इसी बीच पीछे हम एक रैबिट को देखते हैं जो कि नॉर्मल नहीं था क्योंकि वो 1st रैंक बीस्ट ब्लेड फैंग रैबिट था। वो पीछे से एक स्नीक अटैक करता है जिसको हमारा काइजर मैग्नेटिक फील्ड की मदद से सेंस करके उसे उसके कानों से पकड़ लेता है और एक ही हाथ के जोर से उसे क्रश कर देता है। जो कोर उससे गिरा था तो वो बहुत ज्यादा लो रैंक का है, लेकिन फिर भी इतना पैसा इसको कन्वर्ट करने से मिलेगा तो एक नॉर्मल वर्कर पूरे महीने तक काम करने के बाद उसे इतना पैसा मिलता है। मगर यहाँ पर वो गुजारा करने के लिए तो नहीं आया, उसे और हाई लेवल के मॉन्स्टर्स तो ढूंढ
ढूंढना ही है। और जो ही उसने नाम लिया तो साइड से एक कॉर्प्स बग नामी एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बग टाइप था, और उसे देखकर काइजर कहने लगा, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अब चलो खुद को स्ट्रॉन्ग और अमीर बनाने का सफर शुरू करते हैं। जब ई क्लास डंजन में फाइट शुरू होती है तो काइजर उस बग मॉन्स्टर के साथ लड़ रहा था और पता नहीं कि वो कितने बग मॉन्स्टर को मार चुका है। मगर हाँ, इस फाइट के बीच में वो मानता है कि वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं है, मगर मॉन्स्टर पर जो इंसाइक्लोपीडिया उसने पढ़ी है तो आज इस फाइट में वो उसका भरपूर फायदा उठा सकता है, क्योंकि हर एक मॉन्स्टर की वीक स्पॉट के बारे में उसे पता है जो कि उसने इंसाइक्लोपीडिया में पढ़ी है। वो अपनी मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल करके जब हाइपर बीम उस पर छोड़ता है तो लग जाने के बाद वो मॉन्स्टर भी काउंटर में अपने फैंग्स को फेंकता है, जिसको काइजर डॉज तो कर लेता है लेकिन उसके कपड़े फट जाते हैं। अपनी जान से ज्यादा काइजर को अपने कपड़ों की पड़ी होती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा महंगे जो थे। अस भाई अस, हमें भी कपड़ों की ज्यादा फिक्र होती है। अपने करंट स्टेट पर एक नजर डालकर काइजर को ये तो समझ में आ चुका था कि वो इस मॉन्स्टर का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। यहाँ पर चीट करने के अलावा और चारा उसके पास बचता नहीं, और चीट से मतलब वो एम्परर्स के ब्लड लाइन को एक्टिव करता है। वो भी मॉन्स्टर एम्परर की बात कर रहा हूँ, मतलब के गॉडजिला की, जिससे उसके हाथ गॉडजिला के हाथों में कन्वर्ट हो जाते हैं और जो एम्पावरमेंट उसके पास थी वो 15 से 21 तक चली जाती है। मॉन्स्टर भी दंग रह जाता है जब उसने देखा कि अब ये इंसान तो है लेकिन ताकत इसके साथ मॉन्स्टर्स की है, तो वो टूट पड़े उससे पहले ही काइजर उस पर टूट पड़ता है और शेविंग करने के बाद वो उससे चकनाचूर कर देता है, वो भी कुछ सेकेंड्स में। डीमन एम्परर ब्लड लाइन्स की स्किल को एक्टिव करने के बाद उसकी बॉडी बहुत हीट अप हो जाती है जैसे कि कोई इंजन, क्योंकि जब वो डीएक्टिवेट करता है तो उसकी बॉडी से स्टीम निकलने लगता है। और डीमन एम्परर्स ब्लड लाइन को एक्टिव करने के बाद जो उसकी एम्पावरमेंट भी थी तो वो भी परमानेंटली इंक्रीज हो जाती है। ये छोड़ो, इन सब से ज्यादा काइजर को उस दुकान वालों पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जो वेपन उसने इक्विपन की मदद से बहुत महंगे में से चीप में लिया था, तो जितना वो बढ़ा चढ़ाकर अपने प्रोडक्ट को बता रहा था तो वो उतना ही घटिया निकला, क्योंकि सिर्फ इस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के बाद जो 2,50,000 का ये वेपन था तो वो सेकंड्स भी नहीं टिक पाया, और यही चीज उसे बहुत ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। वो ठान लेता है कि जब वो वापस जाएगा तो इस पर बैड रिव्यूज जरूर ही देगा, मगर खैर छोड़ो, वेपन से ज्यादा अब उसे इस बात की टेंशन हो रही थी कि उसे भूख लगी है। वो लगभग सारे पैसे अपने वेपन्स पर तो लगा चुका था, लेकिन खाने के लिए वो अपने साथ कुछ भी नहीं लाया और उसे बहुत ज्यादा शदीद भूख भी लग रही थी। इस बीच कुछ स्वादिष्ट खुशबू उसके नाक से गुजरती है। वो आसपास चेकआउट करने लगा तो वो खुशबू वो इस बग मॉन्स्टर के कोर से आ रही थी। ये बात हमारे काइजर को बहुत ज्यादा हैरान करता है। बहुत ज्यादा भूख लगने की वजह से वो उस क्रिस्टल को खा लेता है, और जो ही वो खाता है तो वो कंपैटिबिलिटी जो कि इनहैंस सिरम्स को लेने के बाद न बढ़ने के बराबर बढ़ रही थी तो वो 7 से 7.3 तक चली जाती है, जो कि देखकर काइजर बड़ा ही खुश हुआ, क्योंकि जो सिरम जो कि उसको 0.5 या फिर 1% बढ़ाने में मदद कर रहे थे, तो ये क्रिस्टल खाना ये उसको बहुत ज्यादा आसान और फ्री लगा। वो खुद को कोसता है कि आखिर उसको ये पहले क्यों नहीं पता चला। अब जबकि उसने इतना सारा पैसा लगा लिया है तो वो वेस्ट ही दिख रहा था, मगर खैर वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को मोटिवेशन के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है, और गोकू की तरह अपने माथे पर उसी तरह ही जेस्चर रखे वो अपनी मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपैंड करता है, और नेक्स्ट आफ्टरनून में जो उसकी कंपैटिबिलिटी थी तो वो 9% हो गई थी, और ओवरऑल जो कि उसकी फिजिक थी तो उसकी पावर 15.8 तक चली गई है। वो अपने साथ बाकी भी क्रिस्टल्स लेकर आया है जिसको वो खा भी सकता था, लेकिन उसने अपने एंड को दोबारा टच करा, यानी कि ये क्रिस्टल भी अब उसके कुछ काम नहीं, क्योंकि ये भी उसको इवॉल्व करने में मदद नहीं कर रहे जिस तरह के वो सिरम्स थे। लेकिन ये उसकी लॉस नहीं है, क्योंकि इन क्रिस्टल्स को वो पैसों में कन्वर्ट कर सकता है। वो बहुत सारे क्रिस्टल्स बेचने के लिए आया था, जो कि वो शॉपकीपर भी देखकर हैरान रह गए, क्योंकि एक हाई स्कूलर इतने सारे मॉन्स्टर को कैसे हरा सकता है। मगर काइजर तो गवर्नमेंट्स के रूल बताने लगा कि हर एक अवेकनर का ये फर्ज बनता है कि वो अपनी लूट का 30% गवर्नमेंट में इन्वेस्ट करेगा, और उसके बदले अच्छा खासा उसे कंपनसेट करा जाएगा। ये कहकर अब टोटल 9 दिन रह चुके थे, वो भी कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, और एकदम से हमारा सीन शिफ्ट होता है एक दूसरे डंजन पर जाता है जो कि 4D लेवल का था, यानी कि ई क्लास से थोड़ा
थोड़ा सा आगे वहाँ पर एक पार्टी पहले से ही आई हुई थी, जिनका एक बंदा कम था क्योंकि उसको पिछली रेड में कुछ इंजरीज लग चुकी थी, लेकिन उनका भी वो बंदोबस्त कर चुके हैं क्योंकि एक दूसरा बंदा उसके बदले उसको ज्वाइन करेंगे। जब कैप्टन लिन ने उस बंदे को इंट्रोड्यूस करवाया, वो भी अपने टीम के सामने, तो वो और कोई नहीं, वो काइजर था। वो अपना लेवल 9 बताता है और अपना नाम पुनीत सुपरस्टार बताता है। ये सब का सब काइजर ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए करा है ताकि किसी को ये पता ना चले कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। वो एक ऐसे बंदे का नाम इस्तेमाल कर रहा है जो कि जिंदगी में बस गवार और नालियों में वीडियोस बनाता रहता है, मगर वो दिल का अच्छा भी है। नाम को देखकर कैप्टन भी कहने लगे कि ये तो सुना सुना सा लगता है, क्या तुझे कॉपीराइट क्लेम नहीं लगेगा क्या? तो काइजर मतलब के पुनीत सुपरस्टार कहता है, अरे आपको इससे क्या मसला है, बस आपको रेड में जाना है ना, तो चलो चलते हैं। कैप्टन को भी बात में दम लगता है क्योंकि यही तो वो करने के लिए आए हैं। वो कोई पर्सनल इन्वेस्टिगेटर नहीं। और सारे रूल्स और रेगुलेशन को समझाने के बाद वो काइजर से कहता है कि तुम्हारी फर्स्ट रेड है तो हमारे पीछे ही रहना। और बाद में वो 4D क्लास के डंजन में इंटर कर लेते हैं जो कि रेगिस्तान था। मगर कैप्टन से मालूम होता है कि पिछली मर्तबा जब उन्होंने रेड करा था तो वो जंगल से भरा हुआ था, मगर अब ये एक रेगिस्तान है तो ये बदलता रहता है। आते ही उनकी गाड़ी का पीछा कुछ मॉन्स्टर्स कर रहे थे, जिनको एक बंदा जिसका नाम हुड होता है वो अपने एक ही वार से उन तीनों को मतलब के चारों को ठिकाने लगा देता है। ये देखकर काइजर भी बड़ा इम्प्रेस हुआ और बाद में गाड़ी से उतरने के बाद काइजर ने पीछे से पूछा कि वो गाड़ी से क्यों उतर गए, तो कैप्टन बोले कि गाड़ी के शोर की वजह से जमीन के अंदर जितनी भी मॉन्स्टर्स हैं तो वो डिस्ट्रैक्ट होकर यहाँ से भाग जाते हैं, इस वजह से तो उनको गाड़ी से उतरना पड़ा। और बाद में अपनी टीम से वो अब्दुल के बॉम्ब को निकालने का कहते हैं और अगेन वो पुनीत सुपरस्टार से पीछे रहने का कहते हैं। इस बॉम्ब में दरअसल मॉन्स्टर की सेंट होती है, जिससे जमीन में रहने वाले मॉन्स्टर्स को ये लगता है कि कोई दूसरा मॉन्स्टर उनकी टेरिटरी पर कब्जा जमाने के लिए आया है। तो ठीक उस मॉन्स्टर की सेंट की वजह से एक अर्थ टाइप मॉन्स्टर निकल आता है जो कि टियर 2 का ड्रैगन था। कि तभी फाइट के शुरू होने से पहले हमें एक दूसरे कैरेक्टर के साथ मिलाया जाता है जो कि दरअसल हमारे काइजर की गाड़ी के पीछे ही आ रहा था और बिल्कुल ठीक वही जगह पर पहुंच आता है जहां हुड्स के वेपन्स पड़े हुए थे उन मॉन्स्टर को हराने के बाद, जो कि उस गाड़ी का पीछा कर रहे थे। ये साला टकलू जॉनी सिंस से कम नहीं है और पागलपंती तो ये तब करता है जब उन मॉन्स्टर्स के लगे हुए खून को ये चाट लेता है। कैप्टन लिन और उसकी टीम अभी तक उस अर्थ ड्रैगन के साथ लड़ रही थी। कुछ ही पलों में कैप्टन लिन उस अर्थ ड्रैगन का सिर ही काट डालते हैं। कैप्टन लिन और उसकी टीम को लगा कि वो अर्थ ड्रैगन को हरा चुके हैं, लेकिन वो उनकी गलतफहमी थी क्योंकि बिना सर के भी वो ड्रैगन कैप्टन पर हमला कर देते हैं। अटैक कैप्टन के बहुत करीब था और उसके जो टीममेट्स थे तो वो बहुत ज्यादा दूर। ऐसा लग रहा था कि कैप्टन का बचना नामुमकिन है, लेकिन बिजली की रफ्तार से हमारा काइजर आकर वहाँ अपने जलवे दिखाते हुए एक लंबी छलांग मारता है और दोबारा से हाइपर बीम की मदद से वो उस ड्रैगन को जमीन में धंसा देता है। अब जाकर वो ड्रैगन नहीं उठेगा। कैप्टन और उसकी टीम वाले ये देखकर कि अभी अभी ये इसका फर्स्ट रेड है, लेकिन इसके पंच में इतनी पावर, कैप्टन तो उसे अपना एक कंपेनियन समझ लेते हैं कि उसकी जान बचाने के बदले वो कभी भी उससे फेवर मांग सकता है। और एक लड़की और एक लड़का वो तो बस काइजर की वाहवाही करते जा रहे थे। बाद में जब उन्होंने उस अर्थ ड्रैगन का क्रिस्टल निकाला तो पता चला कि वो एक एग प्लांट के शेप का था और देखने से ही मालूम पड़ता है कि वो बहुत ज्यादा महंगा होने वाला है। जब वो लोग उसे स्टोर करने वाले थे तो पीछे से हुड आकर कैप्टन लिन को पीछे से खंजर मारते हैं। जब कैप्टन ने खुद को छुड़ाया और पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है तो हुड अकेला नहीं था क्योंकि वो जॉनी वो उसके साथ ही था। वो कैप्टन लिन के सवाल का जवाब देता हुआ, मुझे देखने के बाद तुम्हें क्या लगता है कि हुड क्या करने की कोशिश कर रहा है? हमें एक टीम मेंबर से पता चलता है कि ये टकलू ये एक लुटेरा है जो कि यहाँ पर आकर लोगों के इक्विपमेंट्स और जितने भी क्रिस्टल्स उन्होंने ड्रैगन्स को मारकर ऑब्टेन करे हैं तो वो उसको ले लेता है। डिपेंड नहीं करता कि वो एक ड्रैगन का ही क्रिस्टल होना चाहिए, वो हर एक टाइप के मॉन्स्टर के क्रिस्टल को लेने के लिए आता है। तो इस सिनेरियो को देखने के बाद कैप्टन लिन बोले कि उनके लोकेशंस के बारे में सिर्फ उनको ही पता था, तो आखिर उसको कैसे पता चला कि वो लोग यहाँ पर होंगे? तो काइजर जो कि यहाँ पर पुनीत सुपरस्टार के नाम से है, वो समझ चुका था कि जो डैगर उसने फेंके थे तो वो लोकेशन को एक्सपोज करने के लिए उसने फेंका था। इसी वजह से तो उस डैगर को हुड
ने वहाँ पर रहने दिया। हुड कहने लगा कि तुम काफी ज्यादा चालाक हो बच्चे, मगर ज्यादा चालाकी नहीं करना क्योंकि चालाक बंदा सबसे पहले ही मरता है, अगर तुमने सुना हो। तो काइजर कहने लगा कि चालाक बोलने के लिए शुक्रिया, वरना तो स्कूल में कोई भी उसको चालाक समझता नहीं, तो थैंक यू। हुड से रहा नहीं गया, वो भी उसके एरोगेंस को देखने के बाद, तो डैगर से वो काइजर पर हमला कर देता है और अपनी 2 उंगलियों की मदद से वो उसके डैगर को रोक कर कहने लगा, अकड़ यहाँ पर मुझ में नहीं बल्कि तुम में है, तुम्हें पता भी नहीं और तुम मुझे धमकियों पे धमकियाँ देते जा रहे हो, वो भी जस्ट एक बच्चा समझकर। वैसे भी मुझे तुम्हारी इन हरकतों से ज्यादा तुम्हारी आवाज से नफरत है, तो सबसे पहले मैं तुम्हारे इस मुंह को ही तोड़ूंगा। टकलू काइजर की हिम्मत की दाद देता है क्योंकि जो हुड है वो कोई आम बंदा नहीं जिसको वो इतना कम आंक रहा है। हुड मल्टीपल्स अटैक करता है, वो भी अपने डैगर की मदद से, जिसको काइजर आता हुआ देख जोर से दहाड़ता है और एक शील्ड बन जाती है और वो डैगर चकनाचूर हो जाते हैं। मगर हुड सामने से गायब होकर उसके पीछे आ गया और वो बस अटैक करने ही वाला था, मगर अपने मैग्नेटिक फील्ड की मदद से वो उसको भी सेंस कर लेता है कि वो ठीक उसके ऊपर है। हुड का अटैक जो कि माउंटेन स्प्लिटर था को काइजर बिल्कुल दोबारा से गोकू की तरह जेस्चर देकर वो अपनी एक न्यू स्किल हुड पर ट्राई करना चाहता है। वो अपनी उंगलियों से एक बीम छोड़ता है जिससे हुड के वो आर पार चली जाती है। कैप्टन लिन और उसके जो टीममेट्स हैं वो काइजर के फाइटिंग पैटर्न को देखकर दंग रह गए और उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और सिर्फ एक अटैक के साथ हुड को इस तरह जमीन पर गिरता हुआ देखकर जॉनी कहने लगा, लगता है कि तुम आसान शिकार नहीं होने वाले हो और तुम्हारी हिम्मत और दम की दाद देता हूँ कि तुमने मुझे अपनी पावर को यूज करने पर मजबूर करा, मगर अब ये बोलो कि तुम किस क्लैन से हो। काइजर कुछ भी ना छुपाते हुए, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है, जब भी कोई चाइनीज मानवा होता है उसमें हीरो अपनी पावर को छुपाता नहीं। अगर कोरियन की बात की जाए तो साला पता नहीं तब तक छुपाते हैं जब तक खुद किसी को पता ना चल जाए और बस लोगों को हैरान करना चाहते हैं। व्हाट द फक, क्या मैं गॉडजिला के क्लैन से हूँ और मुझे उनकी ही ब्लेसिंग्स मिली हैं। मगर मजाल के टकलू को डर लग रहा था। वो कहने लगा कि चाहे तुम में पावर कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन एक्सपीरियंस ही मैटर करता है, जो कि मेरे पास है, तुम्हारे पास नहीं। वो अपनी बीस्ट ब्लड लाइन को जैसे ही एक्टिव करता है तो उसका शरीर बहुत ही बड़ा हो जाता है और इनके पास बेयर टाइप मॉन्स्टर की पावर होती है और जो ही वो अपने बीस्ट फॉर्म में आ जाता है तो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड वो अपने पीक शेकर अटैक की मदद से काइजर पर टूट पड़ता है। तो काउंटर में उसके पैर को टारगेट करके काइजर कहने लगा कि इतनी बड़ी बॉडी को टारगेट करना मेरे लिए आसान हो गया। टकलू गिर जाता है लेकिन फिर भी वो अपने अटैक को ऑलमोस्ट लैंड कर चुका था, मगर काइजर उसके अटैक को डॉज करके उसका मजाक उड़ाने लगता है और जो ही वो लैंड करता है तो दोबारा से टकलू उसको एक हल की तरह स्मैश देने वाला था, वो भी उसको बीच में कुचल कर। मगर इस अटैक को भी काइजर बड़े ही आराम से डॉज कर लेता है, एकदम से गायब हो जाता है और ठीक उसके पीछे आकर वो कहने लगा, लगता है तुम मुझे लेकर काफी ज्यादा सीरियस थे, लेकिन खैर अब मेरी बारी है। जो ही काइजर ने अपनी बात को करा तो उसके बाद वो अपनी सेकंड टेक्निक, जिसको वो माउंटेन क्रशर फिस्ट कहता है, तो वो अपनी गॉडजिला की पावर को अपनी फिस्ट में स्टोर करके बहुत सारे पंचेस टकलू को सीधा दे मारता है। हर एक पंच ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के आर पार हो जाएगा और आखिर में जॉनी को इस तरह जमीन पे पड़ा हुआ देख कैप्टन लिन और बाकी जितने भी टीममेट्स थे तो वो दंग रह गए। मगर मजाल के जॉनी का प्राइड उसे हार मानने के लिए मजबूर करे, क्योंकि वो अब भी इस तरह बेचारी स्टेट में भी होकर काइजर को धमकी दे रहा था, जो कि सुन दोबारा से काइजर कहता है, लगता है तुम्हारा मुंह अब तक बंद नहीं हुआ। खैर मैं सोचूंगा कि जब तुम्हारा मुंह ही नहीं होगा तो तुम बात कैसे कर पाओगे। ये कहकर वो उसके मुंह को ही तोड़ देता है। जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम से पहले एक टूर्नामेंट वो लोग हेल्ड करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स एक दूसरे से लड़ेंगे और लास्ट में जो बचेगा तो वही इस टूर्नामेंट का विजेता होगा। और एक ट्विस्ट भी मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ, जो भी इस टूर्नामेंट का कमेंटेटर है तो वो जैक है भैया। वैसे ये जैक नहीं, लेकिन ये जैक की तरह मिलता जुलता है। मुझे तो लगता है कि 95% तो जैक की तरह ही है, बस एक अच्छी ड्राइंग में फुल HD। हाँ, तो तुम लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। अच्छा, तो ऑलरेडी टूर्नामेंट शुरू भी हो चुका था। अरीना 1 से लेकर अरीना 6 तक सब स्लॉट बुक हो चुके थे, लेकिन अरीना 6 में जो ओपोनेंट था तो वो गायब था और वो ओपोनेंट और कोई नहीं बल्कि काइजर ही है। वो अभी तक नहीं आया है, जो कि देख जैक कहने लगा कि अगर वो थोड़ा और लेट हो जाता है तो जैसे कि टूर्नामेंट्स के रूल है, तो जो नहीं आया तो वो हार जाएगा और जो यहाँ पर मौजूद है वो जीत जाएगा। अब ये लड़की काइजर की ओपोनेंट है। अब पता नहीं ये कौन
कौन है लेकिन बहुत ज्यादा हॉट है, लेकिन इसकी ये जो एटीट्यूड है ना, ये बिल्कुल भी नहीं पसंद मेरे को। खुद को बस मर्दों से सुपीरियर समझना। अब ये नहीं कहना चाहता कि मैं एक मिसोजिनिस्टिक हूँ, फिर भी ऐसे तो नहीं होता ना बाबू भैया। क्राउड में जितने भी लोग थे तो वो उल्टा सीधा बोलने लगे। टाइम खत्म होने वाला था कि तभी सब लोग ऊपर से एक ऑरा को फील करने लगते हैं। वो ऑरा और किसी की नहीं बल्कि काइजर की थी, जो कि रॉकेट की तरह आकर नीचे लैंड करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो लोग क्राउड से उसे देख रहे थे तो सब लोग क्यूरियस हो जाते हैं, आखिर इस बंदे के पास कौन सी ऐसी पावर है जिससे ये उड़ पा रहा है। काइजर लैंड करता है तो एक किक के साथ सामने ओपोनेंट को, अरे भैया आराम से लड़की है, वो नॉकआउट कर देता है और कहने लगा अब एक डिश वॉशर मुझसे जीतेगा। क्या है भाइयों, थोड़ा सा वेट कर लेते। बूम ये तो मुझसे भी बड़ा मिसोजिनिस्टिक निकला और वो लड़की गई भाइयों गई। लेकिन घंटा काइजर को फर्क पड़ता है, वो कहता है भाड़ में जाए तू। सरप्राइज की बात कि सारे लोग काइजर के नारे लगाने लगे हैं एक लड़की को लात मारकर। यहाँ असलियत में लड़की को लात मारो भाई जेल हो जाएगी तुम्हें। अच्छा तो काइजर के स्टैट्स पर चलते हैं। कॉम्पैटिबिलिटी जो है वो अब 20% हो गई है। वाओ भाई। ओवरऑल जो उसकी फिटनेस है तो वो 226 है। ज्यादा स्टैट्स होने की वजह से जितनी भी लड़ाई है वो लड़ता है तो एक एक किक के साथ उन सबको हरा डालता है। और क्राउड में जितने भी लोग हैं तो वो अब वन पंच मैन की बजाय काइजर को वन किक मैन बुलाते हैं। सारे लोगों की नजर काइजर पर ही होती है क्योंकि वो अपने ओपोनेंट को टाइम भी नहीं देता और एक किक के साथ फिनिश। इसी तरह वो फाइनल्स में सेलेक्ट हो जाता है। जब रेस्टिंग का टाइम आता है तो अपनी जगह पर पहुंचने से पहले ही लोग उसे घेर लेते हैं। एक लड़की उसे स्नैपचैट पर खुद को ऐड करने के लिए कहती है तो बाकी लोग उससे इंटरव्यू में पूछते हैं कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, और काम के लोग वो उससे ये पूछने आते हैं कि क्या वो उनके कॉलेज को ज्वाइन करेगा जब ये टूर्नामेंट खत्म हो जाए। आखिर में उससे पूछ ही लेते हैं कि तुम्हारी फेवरेट यूनिवर्सिटी कौन सी है जहाँ उसके जाने का प्लान है। तो हमारा काइजर कहता है कि मुझे माफ करना लेकिन मेरी जो ड्रीम्स है तो वो तुम लोगों से कहीं ज्यादा है, क्योंकि मैं बीजिंग की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। ये सुनने के बाद जितने भी लोग उसे घेरे हुए थे तो वो चले जाते हैं, ना कि सिर्फ इस वजह से कि उसने अपना माइंडसेट बना लिया है, बल्कि इस रीजन से कि वो कुछ ज्यादा ही लंबी लंबी फेंक रहा है। उसने फाइट्स क्या जीत ली, उसे लगने लगा कि बीजिंग की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन मिल जाएगा। फिर भी ऑफर उन लोगों ने पूरी तरह से एक्सपायर्ड नहीं की। अगर वो आना चाहता है तो आ सकता है जब उसका माइंड बदल जाए। मगर काइजर इन लोगों को भी उनकी औकात याद दिलाएगा जब वो बीजिंग यूनिवर्सिटी में दाखिला लेगा। और अब उसने ठान लिया है कि इस टूर्नामेंट को जीतना है और फर्स्ट प्राइज तो लेकर ही जाना है। साइड से इंस्पेक्शन वाले लोग आते हैं, वो भी ये चेक करने के लिए कि कहीं ये चीटिंग तो नहीं कर रहा। तो ये देखकर कि इसके स्टैट्स अब से ही इतने ज्यादा हैं और फिलहाल अभी इसको हाफ मंथ हुआ है तो आखिर ये कैसे मुमकिन है। तो वो दोबारा अपनी आंखों की चमक से उन लोगों को मैनिपुलेट करके कहने लगा कि उसके फादर के मर जाने से पहले उसने ये कहा था कि अगर खुद को स्ट्रॉन्ग अवेकनर बनाना है तो तुम्हें इंसान नहीं होना होगा, तुम्हें एक राक्षस बनना होगा। इस वजह से मेरे जेनेटिक्स अनलॉक हो गए। ये पहला केस था जिनमें जेनेटिक लॉक्स की वजह से स्टैट्स इतनी जल्दी बढ़ गए और ये झूठ है भाई। मगर उसकी मैनिपुलेशन काम कर जाती है और वो अपने एल्डर्स को ये खबर देने के लिए भाग निकलते हैं, वो भी काइजर को अकेला छोड़कर। रेस्टिंग रूम में आने के बाद वो अपने फोन पर देखता है कि इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग यानी कि पेरेंट्स ही लाइव आए हैं और अपने बच्चों को सपोर्ट करने के लिए। उसके सपोर्ट में कोई भी नहीं है और यही चीज उसे कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उदास कर रही थी, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आखिर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उसे चीयर अप करे। जब सीन मुड़ा तो एक पर्सन है और वो और कोई नहीं बल्कि उसका अपना टीचर ही है, और ये उसका होम रूम टीचर है भाइयों। यार बिग W फॉर दिस टीचर। सच में इस तरह के टीचर हर एक कॉलेज, स्कूल और यूनिवर्सिटी में होने चाहिए। अब टॉप 4 में आने के लिए उसकी ये लास्ट फाइट होने वाली है और ये बंदा भी बहुत ज्यादा तगड़ा है और ये भी बीस्ट ब्लड लाइन को एक्टिव कर सकता है। मगर जब उसे ये पता चला कि काइजर को डर ही नहीं लग रहा तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा चढ़ता है। अपनी ब्लड लाइन को वो जैसे ही एक्टिव करता है तो सीधा काइजर पर टूट पड़ता है, वो भी ये कहकर कि अब तक तुम सिर्फ लकी ही थे, अब तुम्हारा अंत यहीं पर ही होगा। मगर उसके ब्लड लाइन वाले अटैक को ही अपने नॉर्मल हाथ से ही रोककर वो बंदा जब ये देखता है तो दंग रह जाता है और उसका हाथ मरोड़ कर जब वो उसे घुटने पर ला देता है तो उसको एक शोल्डर पर कराटे चॉप मारता है। वो चॉप तो नहीं था लेकिन वो जमीन में धंस जाता है और गया भैया इसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है। इस बंदे को हराने के बाद वो गुस्से से सारे लोगों के सामने और देखकर ये कहने लगा, क्या कहीं भी कोई अच्छा एग्जामिनर नहीं है क्या उसे एक अच्छी सी टक्कर दे सके। और मानो ये कहकर वो इस पूरे टूर्नामेंट का हीरो बन जाता है। सब लोगों को लगता है कि इस साल का टूर्नामेंट काइजर ही जीतेगा और काइजर के नारे लग जाते हैं। अपनी दमदार सी स्पीच देने के बाद
बाद, जो कि स्पीच नहीं एक धमकी थी, तो बहुत सारे लोग उससे इंस्पायर्ड हो गए। वो काइजर को एक रोल मॉडल की तरह देखने लगे और पूरा का पूरा जो स्टेडियम था तो उसमें काइजर के नाम के नारे लग रहे थे, जो कि देखकर लियो, जो कि क्लास का टॉपर है और काइजर के क्लास में ही है, तो उसको अब लगने लगा कि काइजर अपनी स्ट्रेंथ को छुपा रहा था। वो एक्साइटेड हो जाता है काइजर से लड़ने के लिए और वो उम्मीद करता है कि फाइनल्स में सिर्फ वही दोनों आमने सामने हो। मगर इन सबसे ज्यादा सरप्राइज की बात ये थी कि बीजिंग यूनिवर्सिटी में लाइव ब्रॉडकास्ट चल रहा था और पता चला कि वो काइजर पर डिटेल पाना चाहते हैं और वो भगदड़ करते हैं। जब अरीना काइजर के इम्पैक्ट की वजह से टूट गया तो दूसरे अरीना में हम देखते हैं कि एक शाओलिंग नामी लड़की, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है, वन पीस की नामी की तरह है, लेकिन कुछ कमी है भैया। आपको पता है कि क्या कमी है? वो स्टोरी की हीरोइन के साथ लड़ रही थी और स्टोरी की हीरोइन का नाम तो आपको पता है ना, रेबेका है। रेबेका भी कम नहीं, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर शाओलिन ज्यादा ही अच्छी लग रही है। सीटी बजी और शाओलिन ने रेबेका पर हमला कर दिया। रेबेका विदाउट अपनी बीस्ट पावर की मदद के बजाय और सिर्फ रॉ मार्शल आर्ट्स की मदद से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट करती है। वो हवा को मैनिपुलेट कर सकती है, तो इम्पैक्ट उसी पर ही डाल दिया। क्योंकि देख, शाओलिन को बड़ा ही गुस्सा आया कि वो इस फाइट को सीरियसली नहीं ले रही और वो अपनी बीस्ट पावर को इस्तेमाल नहीं कर रही, तो दोबारा काउंटर भी उसका बेकार जाता है। क्योंकि अगेन वो हवा को मैनिपुलेट कर सकती है, तो उसका हाथ बीच में वो रोक देती है। वो घबरा गई क्योंकि न सिर्फ हाथ उसका जकड़ लिया गया है, बल्कि वो उससे बाहर भी नहीं निकाल पा रही। मगर डर हाथ निकालने का नहीं, बल्कि सामने था। जब वो ऊपर देखती है तो रेबेका का पंच उसको बस लगने ही वाला था। जैक कहता है कि चलो अब ये फाइट शायद से खत्म होने वाली है कि तभी शाओलिन अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव करती है और यहाँ पर इसकी ब्लड लाइन टाइगर की है और ये टाइगर फॉर्म में कुछ ज्यादा ही नॉइस लग रही है। ब्लड लाइन को एक्टिव करने के बाद उसे मौका मिला कि वो खुद को छुड़ा पाई और वो पीछे आ गई। और बताता चलूं कि ये ब्लड लाइन रॉयल ब्लड लाइन है। शाओलिन इंसिस्ट करती है कि रेबेका भी अपनी ब्लड लाइन को एक्टिव कर दे, लेकिन वो कहती है कि ये काफी है। तो शाओलिन भड़क गई और बिना सोचे समझे वो अगेन रेबेका पर अटैक कर देती है। शाओलिन के अटैक भारी थे, लेकिन वो हवा को मैनिपुलेट करती है भाई, तो वो खुद के पास शाओलिन को करीब ही नहीं आने देती और एक अटैक शाओलिन का बेकार ही जाता है। और आखिर में जब शाओलिन को मौका मिला और वो अटैक करती है, तो उसके टक्कर में सिर्फ अपनी मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करके रेबेका भी उसके अटैक पर अटैक करती है, जिससे अरीना में फायर का बवंडर बन जाता है। गर्मी बढ़ रही थी, न सिर्फ ऑडियंस की बल्कि इस टूर्नामेंट की भी। और जैसे ही धुआं हट गया तो शाओलिन ही थी जो कि नजर आ रही थी। लग रहा था कि शाओलिन जीत गई, लेकिन शाओलिन कुछ सेकंड्स के लिए खड़ी हुई और बाकी अनकॉन्शियस, क्योंकि असल विनर रेबेका है, ना कि शाओलिन है। मगर खैर, ये फाइट बहुत ज्यादा अच्छी थी। हालांकि मेरी वाइफू हार गई, रेबेका की माँ की आंख। और अब दोबारा से टॉप 2 में आने के लिए काइजर की दोबारा फाइट होने वाली है। इस बारी ओपोनेंट उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है। उसके लिए उसे एक टिकट उठाना होगा। टिकट उठाकर पता चला कि वो ए नंबर का है और ए नंबर का अपोनेंट जियान होता है। वो काफी पोलाइट था और जियान कहता है, मैं तुम्हें ही टूर्नामेंट में देख रहा था और अच्छा हुआ कि मैं तुम्हारे साथ लड़ने का मौका मुझे मिल रहा है। मगर खैर, उन दोनों के मैच में अभी टाइम रहता है, क्योंकि स्क्रीन पर उस बंदे की फाइट हो रही है और उस बंदे का मतलब और कोई नहीं बल्कि लियो ही था। उसने अपने ओपोनेंट को डोमिनेट कर दिया है और ये देखकर काइजर जियान से कहने लगा कि उसे क्या लगता है कि ये बंदा कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, या जियान लियो को हरा सकता है। तो जियान कहता है कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि इस टूर्नामेंट का स्टार ये लियो नहीं बल्कि तुम हो। और वो ये ऑनेस्टली कह रहा है, क्योंकि तुमसे शायद लियो भी लड़ना चाहता था, लेकिन उसे शायद से तब मौका मिलेगा जब मैं तुमसे हार जाऊं, जो कि मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। और ये कहकर उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदल जाते हैं, क्योंकि वो काइजर को एक वोल्केनो की तरह डिस्क्राइब करता है। वो कभी भी फट सकता है, उसमें इतनी पावर है। चलो, अब जबकि फाइट खत्म हो चुकी है तो जियान कहता है कि अब हम दोनों की बारी है, तो तुम शायद से लड़ने के लिए तैयार होगे। और अब ये टॉप 8 एडवांसमेंट टूर्नामेंट का मैच 2 होने वाला है, जियान वर्सेस काइजर। ये कौन जीतेगा ये तो अगले पार्ट में ही पता चलेगा। माफ करना, लेंथ बहुत छोटी है क्योंकि मैं ज्यादा भाव नहीं खाना चाहता। मैंने सीधा पॉइंट की बात करी है, जो कि स्टोरी को समझाने में तुम लोगों की मदद करेगी। और ये टोटल 6 चैप्टर्स है, इसके आगे के चैप्टर्स नहीं आए। बस मैंने इसको इसलिए एक्सप्लेन करना चाहा क्योंकि बहुत टाइम के बाद आ रहा हूँ और ये अभी अभी निकला है और काफी दमदार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई AI वाला इसे उठाकर बस इसे एक्सप्लेन करते, जो कि ढंग का होता भी नहीं है। चलो, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, जो कि जब इसके चैप्टर रिलीज होंगे तो तब तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा। और कम्युनिटी में बताना कि नेक्स्ट पार्ट कौन सी सीरीज पर चाहिए। मैं कम्युनिटी लगा रहा हूँ, ओके, वोट कर देना।